नमस्कार। 1 to 4 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री अर्थात इतिहास विषय से है। तो उसका पहला अध्याय जो है उसका पहला हमारा नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आइए तो इस एनसीईआरटी में हम देखते हैं, एनसीईआरटी का हम शुरुआत करते हैं। तो इस एनसीईआरटी का शुरुआत हमारा होता है रसीदा के सवाल से। तो रसीदा क्या सवाल पूछती है उसको देखिए। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। देखिए रसीदा का जो प्रश्न है उसको समझिए। रसीदा ने जब देखा, वह जब अखबार पढ़ रही थी, उसकी निगाह जब एक सुर्खी पर पड़ी, वह सोची कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी वस्तु के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि इसका उम्र क्या है, यह कितनी साल पहले है। तो आइए इसी प्रश्न का जवाब हम ढूंढते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय की बात याद हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह पता कैसे लगाओगे। आगे देखते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों यानी पंडितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इसी के साथ आगे लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आगे हम इसका भी पता लगाएंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। देखिए किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। क्योंकि नर्मदा नदी का पता लगाने कहा तो कई लाख वर्ष पहले, सोचिए आप लोग, लाखों वर्ष पहले, लाखों वर्ष सोच लीजिए, इस नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब क्या हुआ? संग्राहक मतलब जो अपना भोजन संग्रह करते थे, यानी कि जो अपने भोजन को खोजते थे उसके बाद उसको ग्रहण करते थे। ठीक है। जो आसपास की जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि आसपास की जो विशाल जंगलें थे उस समय, उन सभी लोगों को वो लोग अच्छी से भली भांति जानते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी किया करते थे। आइए आगे समझते हैं। अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। कहाँ से? उत्तर पश्चिम की। ठीक है, इसका भी हम पता लगाएंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। यानी कि हमारी अगर प्रारंभिक फसलों की हम बात करते हैं तो वह क्या है? गेहूँ है और जौ है, जिसको लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। हम आगे मानचित्र में पता लगाएंगे। ये कुछ
अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो ये देखिए ये फैक्ट है कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया। चावल सबसे पहले विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था, ठीक है। और कृषि सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कृषि जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता चलता है इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थानों पर, किस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किथार पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में, यानी कि ये दो सुलेमान और किथार पहाड़ियाँ हैं, उसी क्षेत्र में सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाया गया था। अब आइए हम पता लगाते हैं। सबसे पहले कहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो देखिए आप लोग के सामने ये मानचित्र है। क्या आप लोग को नर्मदा नदी कहीं दिख रही है? मुझे तो दिख गया। आइए देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ पे है। देखिए ये है हमारा नर्मदा नदी, आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग के सामने आया होगा। ये हमारा नर्मदा नदी है, सामने आया आपके, ये हमारा नर्मदा नदी है, ठीक है। आइए तो हम नर्मदा नदी का पता लगाएं जो कि कहाँ पे है। देखिए इस प्रकार से ये जो नदी है, जो यहाँ से इस तरह से यहाँ से निकली हुई है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये नर्मदा नदी है। देखिए ये क्या कर रही है, ये भारत के, देखिए भारत का जो विभाजन भी कर रही है। तो हमें केवल देखने के लिए नहीं, देखने से अर्थ यह है कि उसके बारे में हम सोचें, हमारा जो क्या उसके बारे में भाव आता है देखने पे, उसका पता लगाएं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम की। देखिए ये जो दिशा है, ये इसको हम पूर्व कहते हैं, ठीक है। फिर इधर का जो दिशा है इस ओर की, इसको हम पश्चिम कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो उत्तर की दिशा हमारा, ये उत्तर की दिशा, इसको हम उत्तर कहते हैं, ठीक है। फिर एकदम नीचे वाला जो है ये, इसको हम लोग पश्चिम, इसको हम लोग दक्षिण कहते हैं, ठीक है। तो हमारी बात किया है उत्तर पश्चिम की, यानी कि उत्तर पश्चिम की बात किया था, यानी कि ये उत्तर और ये पश्चिम, इन दोनों का, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। तो देखिए ऊपर वाले हिस्से में हमको किथार और सुलेमान पर्वत की, देखिए किथार और सुलेमान पर्वत दिखाई दे। यहीं पर सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों का उत्पादन किया गया, ठीक है। अब आगे बात किया था विंध्य के पहाड़ियों की। देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ आपको दिखी कहीं, देखिए विंध्य पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया। तो मानचित्र को आप लोग देख लिए, मानचित्र के बारे में आप लोग समझ गए। आगे ऐसे कई नदियाँ देखिए, जैसे यमुना नदी है, चंबल नदी है, ठीक है, हिमालय है। तो आइए हम आगे अपना शुरू करते हैं। आगे क्या कहता है, आगे ये कह रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। आइए हम पता लगा लेते हैं पहले। सिंधु नदी, क्या आपको कहीं पर सिंधु नदी दिखा? मुझको तो दिखा सिंधु नदी। ये देखिए ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी में देखिए कितनी सारी नदियाँ मिल रही है। जो नदियाँ सिंधु नदी में मिल रही है वही उसकी सहायक नदियाँ। देखिए सतलुज नदी मिली, रावी मिली, चेनाब मिली, झेलम मिली। इसी प्रकार से ये देखिए काबुल नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये देखिए व्यास नदी यहाँ से आ रही है। तो ये सारी क्या, ये सारी नदियाँ सिंधु नदी की, जो ये सिंधु नदी है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों के पास अगर बुक होगा तो उस बुक में भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। आइए आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब सहायक नदियों के बारे में बताया है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। जैसा कि सिंधु नदी में कई छोटी छोटी नदियाँ झेलम नदी की तरह आकर उसमें मिल रही हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, ये हमने देखा, लगभग 4700 वर्ष पहले यानी पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। यानी कि नगरों का विकास जो है 4700 वर्ष पहले, ठीक है, 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। देखिए सबसे पहले नगरों का विकास अगर हम बात करते हैं तो वह सिंधु नदी के किनारे हुआ। फिर गंगा नदी के, वो भी लगभग 4700 वर्ष पहले। उसके बाद गंगा नदी के किनारे हुआ, वो भी 2500 वर्ष पहले, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो आप लोग मानचित्र में पता लगा भी सकते हैं, फिर भी हम लोग एक बार पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आपको यहाँ पे कहीं गंगा नदी दिखी?
मुझको तो गंगा नदी दिख गई। देखिए ये है हमारी गंगा नदी, आपको दिख रही होगी, जो हिमालय के ठीक सामने है। देखिए, और सोन नदी का पता लगाने बोला। देखिए सोम नदी सोम नदी जो है किस तरह से सोन नदी उसमें जाके मिल रही है। ठीक है, आपने पता लगाया। और भी कई नदी ऐसे मिल रही है। देखिए चंबल मिल रही है जाके गंगा नदी में, यमुना नदी जाके मिल रही है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। मानचित्र की बात हम बाद में करेंगे। तो हमने क्या देखा, देखिए यहाँ से गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। हमने पता लगाया गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी जिसको वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं, इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं था। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, पहाड़ियों को पार करना, रेगिस्तान को पार करना बहुत ही जोखिम भरा होता है। लेकिन लोगों ने ऐसा किया, क्यों किया उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में, यानी काम की तलाश में, ठीक है, में कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाढ़, भूकंप, ऐसे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूखमरी हो न जाना, ठीक है, फसलें का उपार्जन ना होना, ठीक है, उनके कारण, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा हमारे ऊपर आती हैं, के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान इतना जोखिम लेकर क्यों जाया करते थे। ठीक, आइए देखते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन्हीं सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। देखिए, लोग एक देश से दूसरे देश पर जाया करते थे, एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र पर जाया करते थे। ठीक है, जैसे विदेश से आप लोगों ने सुना कि विदेश से भारत में कई लोगों ने आया, ठीक है, जिसमें से ब्रिटिश भी आए। ठीक है, तो भारत की सभ्यता को जाने, भारत से जो कुछ निर्मित वस्तुएं थे उनको ले गए। ठीक, इस तरह से भारत की संस्कृति को, देखिए चीन से, ईरान से कई लोग आए जिन्होंने भारत की संस्कृति को भी अपनाया। आगे समझते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटे उदाहरण पे देख लेते हैं कि यदि आप अपने किसी दोस्त के यहाँ पर कुछ भोजन के प्रबंध पर कुछ खाने गए और आपको अगर पसंद आया तो आप उससे उसका रेसिपी ज़रूर पूछते हैं कि वह कैसे बना था, और आप अपने घर पर भी उसको ट्राई करते हैं बनाने का। तो आइए समझते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब हम इस सवाल का जो है उत्तर खोजेंगे कि आज के समय लोग यात्राएं क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है, ये आपको पता होगा कि आज के समय में आप लोग यात्राएं क्यों किया करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र की इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे कि पहाड़ियों की बात किया, पर्वतों की बात किया, समुद्र की बात किया, इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मानचित्र में देखा, ठीक है, मानचित्र में इस तरह हम लोगों ने देखा, देखिए किस तरह हिमालय देखिए किस तरह से इस भारत की जो प्राकृतिक सीमा है, इस सीमा का इसका निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य नदियाँ, ठीक है, अन्य नदियाँ, पर्वत, ये सब क्या होती हैं, उपमहाद्वीपों की सीमाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए हम फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक था यहाँ से, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, हाँ, यहाँ से हमारा था। ठीक है, उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते थे।
हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, यानी संभव था लेकिन मुश्किल था। ठीक है, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। देखिए, जैसे कि मैं बताया कि लोग आए आपकी संस्कृति को सीखने की इच्छा रखें। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार के अपनाते थे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको भोजन का उदाहरण दिया था कि आप किस तरह से अपने मित्र के भोजन का रेसिपी पूछते हैं, उसी तरह से। ठीक है, देश के नाम, यानी जहाँ अब देखते हैं कि हमारे जो भारत देश है उसका नामकरण किस प्रकार से हुआ, किस आधार पर हुआ। देखिए, अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु नदी आपने ऊपर नाम भी सुना है, तो सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। और इंडिया को शब्द को इंडस भी कहा जाता है। यह इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडिया जो है एक अंग्रेजी नाम है हमारे देश का। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान देश और यूनान, ये काम आप लोग स्वयं करिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर मैं आपको दिखाने लगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। अगर समस्याएं आपको आएंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की मैंने बात की। अब देखिए, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के मध्य जो होता है उसको उत्तर पश्चिम कहते हैं, की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों, देखिए उत्तर पश्चिम जो मैं आपको कृथार पर्वत दिखाया हूँ, सुलेमान पर्वत दिखाया हूँ, वही उत्तर पश्चिम का। ठीक है, वहीं से उधरी ओर से ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि को प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए, उन्होंने जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को उन्होंने हिंदोस अथवा इंडोस के नाम से जाना। ठीक है, और उसके इधर पूर्व की दिशा में, यानी कि हमारे भारत की दिशा में जो भूमि थे उसको उन्होंने इंडिया कहा। किसके नाम पे? सिंधु नदी के नाम पे। ठीक है, यानी हमारे देश का नामकरण सिंधु नदी के नाम पे किया गया। बात करते हैं भारत नाम का प्रयोग, अर्थात भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, वहाँ पे जो लोग निवास करते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो कृति ऋग्वेद है, यानी वेदों की संख्या हमारी 4 है, उसमें जो सबसे प्राचीनतम वेद हमारा है ऋग्वेद, उसमें इसका उल्लेख है। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, अब वह केवल एक समूह को नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भारत शब्द का प्रयोग करने लगे। देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ने से मिलता है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। यानी समझ लीजिए, अतीत से जो हमें पुस्तकें प्राप्त होती हैं और वह जो हाथ से लिखी रहती हैं उनको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। आप लोग नाम 2-3 बार ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये नाम आपको भूलेगा नहीं। पांडुलिपि का अर्थ क्या है? जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसको क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। आपको समझ में आया? अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, और मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ है। ठीक है, से निकला है वह। देखिए, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाली भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। कहाँ से प्राप्त होती है? हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र कहाँ से? भुज नामक पेड़ से। भुज नामक पेड़, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। किस पेड़ से? भुज नामक पेड़। किस क्षेत्र में उगता था? यह हिमालय क्षेत्र में उगता था। ठीक है, आइए देखते हैं। ये कुछ हाथ से लिखी हुई हमारी पांडुलिपियाँ हैं। देखिए, आप लोग को स्पष्ट हो रही होगी।
अगर आप लोग के पास पुस्तक होगा तो आप पुस्तक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए पढ़ना तो संभव है नहीं, क्योंकि इसके लिए भी लिपियों को जानने की आवश्यकता होती है। उस समय की जो लिपियाँ थी उसको अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कागज़ होती है जो सड़ जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उन्हें उनमें कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, दीमक लग जाते हैं। कुछ नष्ट कर दी गई। जैसे कि आप लोग को पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, उसी तरह से उन लोगों ने या फिर कई और लोगों ने जो भारत पे आक्रमण किए उन्होंने क्या किया, इसको नष्ट कर दिए, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको चोरी कर लिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तथा तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे, यानी याद रखिएगा, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग किया करते थे। आम लोग यानी कि जो सामान्य लोग होते थे, ठीक है, जैसे किसान वगैरह आ गए। आगे देखते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख की बात किया, अब अभी तक हम पांडुलिपि की बात कर रहे थे, अब हम लोग अभिलेख की बात करेंगे। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यहाँ पर लिखा है उत्कीर्ण। उत्कीर्ण मतलब क्या होता है? उत्कीर्ण का अर्थ यह है कि उसे खुरेर कर लिखना, ठीक है। जैसे पत्थरों पे लिखना इतना आसान तो है नहीं कि पत्थर पे आप उंगली से अगर घिस रहे तो लिखा जाएगा आपका, ठीक है। उसको खुदेर कर ही लिखना पड़ेगा, यानी खुदेर यानी खुरच कर लिखना, ठीक है, आपकी भाषा में, हमारी भाषा में। आइए, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके, ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्रियों पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? जैसा कि आप लोग सोच सकते हैं कि पत्थरों पर अगर लेख क्यों लिखाया जा रहा होगा, वो अभी पांडुलिपियों पे जो पुस्तकें थी उस पर नहीं, क्यों उस पर कागजों पे क्यों नहीं लिखवाया गया? देखिए, जैसे कि हमने बताया आपको कि उसको नष्ट हो जाती थी, वो सड़ जाती थी, फट जाती थी। लेकिन अगर पत्थरों पर अगर लिखवाया जा रहा है तो वो उसकी जो अवधि है वो बढ़ जाती है, उसका जो उम्र है वो बढ़ जाता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो देखिए, ये इस प्रकार से कुछ हमारे पत्थरों पे लिखा गया है। आपको स्पष्ट हो रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा, आपके पास पुस्तक होगी। देखिए, इसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द लिखे, अंग्रेजी के कुछ अच्छा लिखे गए हैं। देखिए, आप लोग को स्पष्ट, आप लोग को मैं दिखा दिया, ठीक है। बाकी आप लोग अपने पुस्तक में देख लीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति जो है पुरातत्वविद कहलाते हैं। याद आया आपको, कौन क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ठीक है, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। देखिए, प्राचीन समय की मटकी ये बनी हुई है। ये जो है चांदी के सिक्के हैं कुछ। देखिए, चांदी के सिक्के किस प्रकार से है, देखिए, कुछ आकृतियाँ भी इस पर बनी हुई हैं, ठीक है। देखिए, ये मटके भी सादे नहीं है, इस पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई है, ठीक है। ये पुराने समय में, ये पुराने समय की है। देखिए, इसका उपयोग किया करते थे पुराने समय के लोग। आइए आगे पढ़ते हैं।
पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ठीक है, यानी केवल ऐसी पुरानी वस्तुओं को ही नहीं ढूंढते हैं, वह जानवरों की हड्डियां मिल जाएं, चिड़ियों की हड्डियां मिल जाए, मछलियों की हड्डियां मिल जाए, उसको भी ढूंढते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये पुरानी मछलियों की हड्डियां ढूंढ के क्या करते हैं? हाँ, खाने के लायक तो वो बचा नहीं है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे? आइए समझते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्व को बंधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? देखिए, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर मात्र यही है कि उसके माध्यम से जो ये हड्डियां है उनके माध्यम से वो लोग जो है अपने जो उन्होंने कई ऐसे तरीके अपनाए हैं पुरातत्वविद के पास, जिसके माध्यम से वो क्या कहते हैं कि जो पहले कितने वर्ष पहले हड्डियों के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि ये कितने वर्ष पहले का हड्डी है। ठीक है, उसके बारे में, और यहाँ तक ये भी वो जान लेते हैं कि इसने क्या खाया था। सोचिए, तो इसके माध्यम से वो लोग पता लगा लेते हैं, इसलिए वो लोग ये खोजते रहते हैं। आप लोग पता लगाने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता लग पाएगा। आइए देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, अर्थात जो ये सब मिलते थे पांडुलिपि, अभिलेखों, ठीक है, इन सबको लोग स्रोत कहते थे। ठीक है, इतिहास को जानने का एक स्रोत। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। देखिए, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर मिला कि इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करे उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार अथवा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने में करते हैं। अतीत एक है या अनेक? देखिए, अतीत के बारे में बात किया है। आगे कहता है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? जो आप लोगों ने पुस्तक ये खरीदा है, उस पुस्तक का क्या नाम है? आप लोगों ने ध्यान दिया? इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। और उसी पुस्तक की देखिए बात क्या है, इसीलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी बेस्ट होता है। देखिए क्या इसने कहा, ये हमारे पुस्तक, ठीक है, आइए, कि पुस्तक की शीर्षक की बात को उड़ा दिया, यानी कि आप लोगों को पुस्तक के शीर्षक को भी नहीं छोड़ने दिया, पुस्तक के नाम को भी आपको याद दिलवा दिया। ठीक है, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, यानी कि उसका नाम हमारा अतीत नहीं किया गया, वहाँ उसका नाम है हमारे अतीत। हमारे यानी कि हमारे कई अतीत, हमारे सारे अतीतों के रूप में, बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन के साथ के तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फूल फल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे नगर के लोग, शहर के लोग जो होते हैं, वह भोजन की जो उपलब्धता किससे प्राप्त करते हैं? गांव में जो कृषि होते हैं, किसान होते हैं जो कृषि करते हैं गांव में, उनसे वो प्राप्त करते हैं, खरीदते हैं उनसे। ठीक है, इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, भेद यानी अंतर। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनकी लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी
प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिए, अब ये जो शिकारी मछुआरे थे, ये लोग शिकार करें या फिर बताइए अपना लेखा जोखा कराए। इनका पालन पोषण, ये अपने परिवार का पालन पोषण ही इतने मुश्किल से करते थे, और ये लोग लेखा जोखा अपना कैसे कराए। हाँ, आइए समझते हैं। तिथियों का मतलब क्या होता है, यह विशेष है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा इस पे। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगी। देखिए, इसमें बताओगी का प्रयोग हुआ है। इसका भी एक रोचक तथ्य है जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा, या फिर कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप बताइए कि आज कौन सी तिथि है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए आगे देखते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, किसके? ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व कहलाती हैं। ठीक है, ईसा से पूर्व यानी उनके जन्म से पहले की जो सारी तिथियां हैं उसको ईसवी पूर्व हम लोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनका जो जन्म है, उनके जन्म को हम जीरो से जीरो यानी कि मान लीजिए एक सिंपल अंक लिया जाए। मान लीजिए हम उनके ईसा मसीह का जन्म जो अंकों में अगर देखें तो 20 में हुआ था। मान लीजिए अंक में हम बात कर रहे हैं, 20 में उनका जन्म हुआ था। एक अंक है, मान लीजिए सिंपल 20 में उनका जन्म हुआ था। तो 20 के पहले की जो हम बात करते हैं वह क्या होगा, वह हमारा जो है ईसा पूर्व हुआ, यानी कि 19 ये ईसा पूर्व के लिए हम 18 ये ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, उसी तरह से अगर 20 के ऊपर की बात की हम लोग, 20 के ऊपर को हम लोग जैसे 21 की बात करें, 22 की बात करें, हम लोग बात उसको ईस्वी कहेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर बात करते हैं 18 19 की, 18 की 19 की 17 की 1 की 2 की, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको ईस्वी पूर्व हम लोग कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को कितना पता चला। आइए आगे देखते हैं। इतिहास और तिथियां, इसको समझते हैं। अंग्रेजी में बीसी ईस्वी पूर्व जिसको कहते हैं, ठीक है, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, तो ईस्वी पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, बीसी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये लोग आप लोग फैक्ट के रूप में जानते रहिएगा। कभी कभी हम आगे प्रयोग करेंगे पीछे ईस्वी पूर्व, तो आप लोग ईस्वी पूर्व में कंफ्यूज मत होइएगा कि ईस्वी पूर्व क्या है। ईस्वी पूर्व देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले ईदी, हिंदी में इसे ईस्वी कहा जाता है, ईदी यानी कि आफ्टर, हिंदी ए यानी कि आफ्टर यानी बार, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद लिखा पाती हो। देखिए फिर पाती हो आया, यानी कि ये किसी एक खास लड़की को ही संबोधित कर रहा है। इसका मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि आप लोग ना पढ़े, इसको छोड़ के चले जाइए। आगे देखते हैं। यह एनो डामनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म के वर्ष से है। ठीक है, देखिए कभी कभी एडी की जगह पर CI तथा BC की जगह पर BCI का प्रयोग होता है। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग बस ये याद रखिएगा AD और BC, आप लोग मात्र 2 याद रखिएगा। देखिए इस सारी बातों को आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बात का हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो आप लोग, हमको पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग को अगर आप लोगों को ज़्यादा मन करे, इसको जानने की मन करे, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप लोग पढ़ें और आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है, ये मात्र एक फैक्ट लिखा हुआ है, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कुछ खास चीज़ें। ठीक है, उसके पहले देखिए इस तरह से हमारा यहाँ से चैप्टर खत्म होता है, तो हम पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, यहाँ से जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ये अनियंत्रण, ठीक है, इस पर सारी बातें बताया गया है कि हमने क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा। देखिए जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। उत्कीर्ण का मतलब अर्थ बताया कि खोज के लिखना। ठीक है, आइए देखते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व
कई सौ वर्ष पूर्व की बात किया। सोचिए कितना पुरानी बातों की बात कर रहा है, ठीक है। कई सौ वर्ष पूर्व वहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि नर्मदा नदी के तट पर लोगों का विकास के लोग कब से रहते थे, लाखों वर्ष पहले। सोचिए लाखों वर्ष पहले, ठीक है। सभी अभिलेखों में लिपियाँ और भाषाओं का प्रयोग हुआ है, अलग अलग लिपि, अलग अलग भाषाओं। इसलिए मैं कहा कि वो जो पांडुलिपि था उसको हमारे लिए पढ़ना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें अलग लिपियों का प्रयोग किया गया है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुके थे, जैसा कि आज हमारा लिपि क्या हो गया है, आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। समय के साथ साथ इन अभिलेखों में बहुत से बदलाव आए। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि के अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में मिलती है, ठीक है। इस कहानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे आप लोग को दिखाऊंगा। ये देखिए उस समय की कुछ लिपियां हैं, देखिए किस प्रकार से दर्शाई गई हैं, ठीक है। कुछ लिपियों की हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए ए यहाँ पर लिखा हुआ है और देखिए इसके सामने एक पक्षी बना हुआ है, ठीक है। यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर इन लोग का ये होगा। अब इसको ये लोग क्या कहते थे ये हम नहीं बता सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन देखिए ये एक पक्षी है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें मिलती हैं। देखिए यल फॉर लायन, देखिए यहाँ पर हमारा शेर बना हुआ है, पता चला आपको। तो इस प्रकार से इन लोग की भी पांडुलिपियाँ हुआ करती थी, ठीक है। इस प्रकार से यह जो एनसीईआरटी का हमारा अध्याय 1 था, ये हमारा इसका समापन हुआ। आइए यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैं आपको समझ चाहता हूँ। इतिहास यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ईसा मसीह के जन्म को अब 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ 0 से डिनोट किए। अगर आपको कहीं पर लिखा मिल जा रहा है कि 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 500 ईसा पूर्व की अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका आप लोग अर्थ क्या लगाएंगे? इसका अर्थ आप लोग ये लगाएंगे कि ईसा मसीह के जन्म के 500 ईस्वी पूर्व की बात किया है, देखिए समझ गए। और अगर मान लीजिए हम लोग बोल दिए 500 ईस्वी मात्र, तो ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष बाद की हम बात करेंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? हाँ 500 ईस्वी पूर्व कहा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 500 ईस्वी पूर्व पहले, 500 साल पहले, ठीक है। अगर 500 ईस्वी मात्र बोला, ईस्वी पूर्व ईस्वी याद रखिएगा, ठीक है। 500 ईस्वी मात्र बोला तो इसका हम मात्र लगाएंगे कि ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष बाद की बात किया, ठीक है। समझ गए आप लोग? इस प्रकार से हम अंतर समझ सकते हैं। और ईस्वी पूर्व में आप लोग ये याद रखिएगा कि जैसे कि हमारा ईस्वी में क्या होता है कि हमारा अंक आगे बढ़ते हुए, जैसे कि हमने कहा कि वर्ष 2000 व 2001 हमने बात किया 2001, और अब हमारा चल रहा है वर्ष 2023, ठीक है। देखिए 2001 और 2023 इन दोनों में मैं कहा कि बताइए बड़ा कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे कि जाहिर सी बात है सर, ये कैसी क्वेश्चन है, 2001 और 2023 की बात किया था, 2023 ही बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लिए तो इसमें आपको बात पूछे क्या, हम बोले कि 2000 ईस्वी, 2001 ईस्वी और 2023 ईस्वी में कौन सा बड़ा, तो आप लोगों ने कहा 2023 ईस्वी, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि आप लोग हमको ये बताइए कि 2023 ईस्वी पूर्व या फिर कहें 2021 ईस्वी पूर्व और 2023 ईस्वी पूर्व में कौन सा बड़ा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? हाँ तो आप कहेंगे कि अरे सर ये भी तो वही बात हुई कि 2023 ही बड़ी होगी, तो मैं कहूँगा नहीं, आप यहाँ पे गलत हैं। अगर हम ईस्वी पूर्व की बात किए तो ये जो समय होता है हमारा हमेशा उल्टा चलता है। जैसे कि अगर 0 के पहले आपका क्या आता है -1, फिर उसके बाद क्या आता है -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें -1 बड़ा होता है -5 की अपेक्षा, यानी कि -5 छोटा होता है और -1 बड़ा होता है। ठीक यही फैक्ट यहाँ पे भी अपनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2001 ईस्वी पूर्व और 2023 ईस्वी पूर्व में कौन सा बड़ा है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि यहाँ पर क्या बड़ा हो सकता है? हाँ जो पहले आया वो बड़ा होगा, यानी कि 2001 ईस्वी पूर्व बड़ा होगा 2023 ईस्वी पूर्व से, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो का यहाँ पर समापन करते हैं। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस इसी के साथ
हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।